हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न के अंतर्गत ये पार्ट 6 लेकर आए हैं। इसके अलावा भी साइंस के 5 वीडियोज, हिस्ट्री, बिहार जीके, करेंट अफेयर्स के भी वीडियोज अवेलेबल हैं हमारे चैनल पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके विजिट कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों हमारा ये वीडियोज लाने का बस मकसद यही है कि आप लोगों का जीएस पर ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ बन सके, ठीक है। जो आपके आगामी आने वाले कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। दोस्तों आज का ये सेशन स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन लोगों का दिल से थैंक यू हमें इतना सपोर्ट करने के लिए। और जिन बच्चों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों ये हमारा जो वीडियोज है ये इंटरटेनमेंट के लिए नहीं, कोई टाइम पास के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके भविष्य के लिए, ये आपके करियर में एक छोटा सा हमारा प्रयास है, एक छोटा सा योगदान है, ठीक है। और हाँ, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि और भी लेटेस्ट वीडियोज आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? जी दोस्तों, ये पावर ट्रांसफार्मर की जो कार्यप्रणाली है किस नियम पर आधारित है? तो वो है फैराडे का नियम। किसका नियम? फैराडे का। और हुक का नियम, हुक का नियम ये कहता है कि किसी वस्तु की लंबाई उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाती हूँ। जैसे कि स्प्रिंग है, ठीक है। स्प्रिंग को आप लोग जितना खींचेंगे वो इतना फैलता है, उसकी लंबाई उतना ही बढ़ती है, ठीक है। तो हुक का नियम यही कहता है कि किसी वस्तु को अगर आप जितना खींचेंगे, जितना उसका लंबाई बढ़ाएंगे तो वो आपके बल के ऊपर निर्भर करता है। न्यूटन का नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे। फिर भी मैं आम भाषा में बता दूं कि न्यूटन ने बल का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिए हैं। और ओवरऑल इनके नियम का तात्पर्य यही है कि कोई भी स्थिर वस्तु है उस पर जब तक से आप बाहरी बल नहीं लगा सकते हैं तब तक वो वस्तु हिल डुल नहीं सकती, उसमें अवचेतना नहीं आ सकती, वो स्थिर ही रहेगा, ठीक है, जब तक से आप बल नहीं लगा सकते। और आइंस्टीन का सिद्धांत, ठीक है, इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था और आइंस्टीन को 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। किस बात के लिए मिला था? तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के खोज के लिए। किसके लिए? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? ध्यान रखिएगा, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? ये आजकल हम लोग देख रहे हैं ना कि ज़्यादातर ये एग्जाम में पूछा जा रहा है। मापक, मात्रक, खोजकर्ता, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, आंसर डी, स्ट्रोबोस्कोप। क्या होगा? स्ट्रोबोस्कोप। अभी हम लोग देखते हैं कि ये बैरोमीटर, बैरोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो वायुदाब, ठीक है। वायुदाब में जनरली बैरोमीटर में पारा होता है, ठीक है। और अगर बैरोमीटर में जो पारा है, ध्यान से सुनिएगा, बैरोमीटर में जो पारा है अगर वो अचानक से गिरता है नीचे की तरफ, इसका मतलब होता है कि आंधी और तूफान आने वाला है, ठीक है। इसी से मौसम विभाग जो है वो पता करते हैं। और अगर बैरोमीटर में जो पारा है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरता है, इसका मतलब कि हल्की हल्की बारिश होने वाली है, ठीक है। और अगर बैरोमीटर में पारा धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है, इसका मतलब क्या है? कि मौसम साफ होने वाला है। समझ गए? ये भी कभी कभी ज्योग्राफी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ देता है। बोलोमीटर, बोलोमीटर किस में उपयोग किया जाता है? तो जो बोलोमीटर है ये ऊष्मीय विकिरण मापने में इसका उपयोग होता है, बोलोमीटर का ऊष्मीय विकिरण मापक के रूप में। और ये एक्सेलेरोमीटर, एक्सेलेरोमीटर जो है ये वाहन की चाल की वृद्धि मापने में इसका उपयोग किया जाता है। एक्सेलेरोमीटर का उपयोग किस में करते हैं? रिपीट करती हूँ मैं, वाहन की चाल की वृद्धि मापने में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखते हैं ना, चींटी काट देती है तो एक छोटी सी फोड़ा टाइप का हो जाता है ना, स्किन में थोड़ी सूजन सी हो जाती है, तो वो किसके कारण हो जाता है? तो वो होता है मेथेनोइक अम्ल के कारण, मेथेनोइक एसिड के कारण। अभी ये जो साइट्रिक एसिड है ये किस में पाया जाता है? ये आंवला, नींबू,
नारंगी इसमें पाया जाता है। एसिटिक एसिड जो है ये ज़्यादातर फलों के जो रस होते हैं ना, जैसे टमाटर हो गए, जामुन हो गए, ठीक है, उनमें पाया जाता है। और ये लैक्टिक एसिड ये हमारे मांसपेशियों में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे हम ज़्यादा व्यायाम करते हैं या ज़्यादा थक जाते हैं तो देखते हैं पैरों के नीचे, या ज़्यादा व्यायाम करते हैं तो ये बाजुओं में पेन होने लगता है ना, मांसपेशियों में, तो वो किसके कारण होता है? तो ये लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो जंग लगने पर लोहे का जो भार होता है ना वो बढ़ जाता है। और जंग क्यों लगता है? तो लोहे में हम लोग जानते हैं कि आयरन होता है, ठीक है, और ये आयरन हवा में उपस्थित जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ अभिक्रिया करता है और आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसके कारण लोहे पर जो है जंग लग जाता है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर क्या करते हैं? तो जिंक का लेपन करते हैं, उसके ऊपर जिंक का एक परत लगा देते हैं जो ये आयरन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करने देता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़ों को एक साथ गिराया जाए पृथ्वी पर, तो सबसे पहले पृथ्वी पर कौन आएगा? ये अभी बीपीएससी 67वीं का एग्जाम जो कैंसिल हो गया उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो ये तीनों एक साथ आएंगे क्योंकि ये निर्वात में से गिराया जा रहा है। निर्वात का मतलब क्या है? जहाँ पे वायु प्रेजेंट ना हो, जहाँ पे वायु उपस्थित ना हो। तो ये तीनों क्या होंगे? एक साथ धरती पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? ठीक है, तो ये जो अल्जाइमर रोग है ना, ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है और इसमें क्या होता है कि याददाश्त जाने लगती है, हमें भूलने की प्रवृत्ति हो जाती है, ठीक है। ये ब्रेन में अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा ब्रेन के किस पार्ट को इफेक्ट करता है, तो सेरिब्रम। हम लोग जानते हैं कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम, जहाँ पे सोचने समझने की क्षमता होती है, उस भाग को ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है अल्जाइमर रोग, जिसमें हमें भूलने की बीमारी भी हम आम भाषा में बोल सकते हैं। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है। ये आप लोग ज़्यादा देखे होंगे कि अगर शेविंग ब्रश जो है उसको अगर हम पानी से निकालते हैं तो सारे बाल शेविंग ब्रश पे चिपक जाते हैं। तो ऐसा किस कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? ये क्वेश्चन तो हर एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है और किसी न किसी एग्जाम में एक बार ये पूछ ही देता है। तो ये ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। अगर ये पूछा जाए कि ओजोन का रासायनिक नाम क्या है, तो O3। क्या है? O3। और ये ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में। किस मंडल में? समताप मंडल में, ठीक है। और ये समताप मंडल जो है वो क्षोभ मंडल के ऊपर पाया जाता है। समताप मंडल की एक सबसे बड़ी खासियत आप लोगों को बता दूं कि वायुयान जो चलती हैं ना, वो किस मंडल में चलती हैं? तो समताप मंडल में। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं, तो वो होती हैं क्षोभ मंडल में। दोस्तों देखिए, हमें एक क्वेश्चन और उससे रिलेटेड एक आंसर बता के निकल जाती, लेकिन मेरा मानना है कि अगर इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन बन रहे हो तो आप लोगों को बता दूँ, एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि हो सकता है शायद किसी एग्जाम में पूछ दे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष या इसको मायोपिया भी बोलते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं अवतल लेंस। देखिए, ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, बड़ा इजी भी है लेकिन बड़ा कन्फ्यूजन वाला है। अभी आप लोगों को बता देती हूँ एक छोटी सी ट्रिक के साथ। निकट दृष्टि दोष, ठीक है, जैसा नाम है इसका निकट दोष, याद कर लीजिए, निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है कि निकट का तो दिखाई देता है, निकट का दोष तो जस्ट अपोजिट याद कर लीजिए कि निकट का दिखाई देता है लेकिन दूर का नहीं दिखाई देता है कोई वस्तु। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? सेम थिंग। दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखाई देता है परंतु निकट का नहीं दिखाई देता है, जस्ट अपोजिट याद कर लीजिए, समझे? जैसा रोग तो जस्ट उसके अपोजिट उसका काम होगा। लेकिन अगर इसके उपचार की बात करें तो निकट, इसके में भी अ का उच्चारण हो रहा है
अवतल लेंस, इसके में भी अ का उच्चारण हो रहा है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग होता? अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि दोष के लिए दूर, इसके में भी ऊ का उच्चारण हो रहा है, तो उत्तल में भी ऊ का उच्चारण हो रहा है। ठीक है, तो दूर में किस लेंस का प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस का। निकट अवतल लेंस, दूर उत्तल लेंस। ओके, और ये बायोफोकल लेंस है, जो बुढ़ापे में ज़्यादातर जिन लोगों को निकट और दूर दृष्टि दोनों दृष्टि दोष का रोग होता है, उन्हें ही बायोफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि, जिसे हम लोग मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, जो कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है मस्तिष्क के नीचे, मस्तिष्क के नीचे वाले भाग में। ठीक है, तो ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन है? वृद्धि हार्मोन। ठीक है, ये इंसुलिन हार्मोन, ये कहाँ से स्रावित होता है? मैंने पिछले वीडियोज में भी डिस्क्राइब किया है, फिर भी यहाँ पे बता देती हूँ। इंसुलिन ये हमारे शरीर में अग्नाशय यानी पैंक्रियास से स्रावित होता है, जो हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज को यानी ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करता है। और इंसुलिन की कमी के कारण ही हमारे रक्त में शुगर जो है बढ़ जाता है, और उसी को डायबिटिक पेशेंट बोलते हैं, चिनिया रोग भी जिसको बोलते हैं आम भाषा में। थायराइड हार्मोन, ठीक है, जिसके कारण थायराइड इम्बैलेंस हो जाता है, और ये ज़्यादातर किसके कारण भी होता है? ये आयोडीन की कमी से होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दूध का जो आप लोग रंग देखते हैं ना, वो किसके कारण होता है? तो ये केसिन के कारण होता है। लेकिन जो गाय का दूध होता है, देखते हैं ना, हल्का सा थोड़ा सा पीला टाइप का होता है, वो किसके कारण होता है? तो वो कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, और वैसे भी जो गाजर होते हैं ना, गाजर का जो रंग होता है वो कैरोटीन और ज़ैंथोफिल के कारण होता है। और लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। जी, ज़ैंथोफिल के कारण और कैरोटीन के कारण गाजर का रंग जैसा होता है, आप लोग जानते ही होंगे, और लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। क्लोरोफिल के कारण पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है, और हीमोग्लोबिन के कारण हमारा रंग लाल होता है। चलिए, आज के लिए इतना ही, और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, क्वेश्चन नहीं खत्म हुए। किस तत्व की कमी के कारण आलू में ब्लैक हर्ट रोग होता है? देखते होंगे आप लोग ना कि आलू में कभी कभी ऐसे ब्लैक दिख जाता है कुछ, तो वो ब्लैक किस कारण होता है? ऑक्सीजन की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कठोर व्यायाम के समय पेशियों में क्या बनता है? अभी कुछ ही मिनट पहले मैंने इसको डिस्क्राइब किया था। ये होता है पायरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल। ज़्यादा थकान या ज़्यादा व्यायाम करने से जो होता है, हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जो होता है वो जम जाता है, उसी कारण थोड़ा सा पेन होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कौन सी पेशियों में सबसे अधिक होती है? तो ये होती है हृदय में सबसे ज़्यादा। माइटोकॉन्ड्रिया को, जैसा कि हम सब जानते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, माने कोशिका का ऊर्जा घर। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हम खाना खाते हैं और बाकी सारा प्रोसेस होने के बाद फाइनली जहाँ से ऊर्जा मिलती है, वो मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया अगर पूछा जाए कि क्या ये जंतु और पौधे दोनों में पाए जाते हैं, तो जी, ये जीव जंतु और पौधे दोनों में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो वो है उत्परिवर्तन। क्या है? उत्परिवर्तन। देखिए, जैसा हम जंतु हैं या पौधे हैं या कोई भी हो, हम अपने मानव का एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हम जहाँ जिस माहौल में जाते हैं इफेक्ट पड़ जाता है ना, थोड़ा सा चेंजेज हमें आ जाता है ना, तो वही होता है उत्परिवर्तन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लू बेबी सिंड्रोम किन लक्षणों के कारण होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ज़रा ध्यान रखिएगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम ये होता है नाइट्रेट के कारण। अभी ये सीसा और आर्सेनिक, ठीक है, सीसा और आर्सेनिक, इनके कारण जो होता है ना, ये उदर संबंधी रोग, फेफड़ा संबंधी रोग, खासकर अस्थमा जो हो गया, रक्त संबंधी रोग, या जो चमड़ा स्किन डिजीज जो है, ये सब ज़्यादा होते हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो आर्सेनिक है ना, ये जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है, और अगर भारत में आर्सेनिक की वजह से जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वो है कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में आर्सेनिक की वजह से जल प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। और ये पारा,
पारा की वजह से मिनीमाटा रोग होता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। ये ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है ना। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है हीरे की चतुष्फलीय संरचना। हम लोग जानते हैं कि हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, फ्लोरीन ये सब कार्बन के अपरूप हैं। फिर भी ग्रेफाइट बहुत मुलायम होता है लेकिन हीरा कठोर होता है। ठीक है, तो वो किसके कारण होता है? तो ये हीरे की चतुष्फलीय संरचना के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्युमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है, तो ये किया जाता है विद्युत अपघटन के द्वारा। किसके द्वारा? विद्युत अपघटन के द्वारा। और ये विद्युत अपघटन में क्या होता है कि इस प्रक्रिया में विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक हम लोग प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक प्रवाहित करने से क्या होता है कि इलेक्ट्रोड पे ना जितने सारे पदार्थ हैं वो एक तरह से इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, उसी तरह से ये एल्युमिनियम को शुद्ध किया जाता है। और ये बॉक्साइट जो है वो अगर पूछा जाए कि किसका अयस्क है तो वो है एल्युमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? जी दोस्तों, ये अदिश राशि, सदिश राशि, ये भी एक बार क्वेश्चन में तो जरूर देखने को मिलता है। अदिश राशि, इसका एक आप लोगों को छोटा सा अपना ट्रिक बताती हूँ। अदिश राशि के लिए आप लोग याद कर लीजिए, उस आर्द्रता को चाबी दो। नोट कीजिए, उस आर्द्रता को चाबी दो। क्या हो गया अदिश के लिए? ठीक है, अदिश के लिए हो गया उस आर्द्रता को चाबी दो। उस आर्द्रता को चाबी दो, तो ये अदिश के लिए है। ठीक है, तो उ से हो गया ऊर्जा, स से हो गया समय, आ से हो गया आयतन, द्र से द्रव्यमान, ता से तापमान, को का मतलब कार्य समझ लीजिएगा, चा से हो गया चाल, बी से हो गया विद्युत विभव, विद्युत बल जो भी है। ठीक है, और द से हो गया दाबमान, मीन्स दाब। द से हो गया दाब। तो ये किसके लिए हो गया? अदिश के लिए। और अगर सदिश के लिए पूछे तो सदिश के लिए तो इसका मात्र छोटा सा है विषुवत बल। क्या है? विषुवत बल। ठीक है, विष से हो गया विस्थापन, व से हो गया वेग, त से हो गया त्वरण, और बल से हो गया जो भी बल से रिलेटेड आएगा। ठीक है, सदिश के लिए हो गया विषुवत बल, अदिश के लिए हो गया उस आर्द्रता को चाबी दो। ये एक छोटा सा ट्रिक है, आप लोग याद कर लीजिएगा, कभी नहीं भूलेंगे। तो इसमें से पूछा है कि अदिश राशि कौन सी है? ठीक है, तो इसमें से होगा आयतन। कौन सा होगा? आयतन। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए आप लोग रिवीजन कीजिए, और अगर आपकी कोई भी राय हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।